दोस्तों नमस्कार। कानून अपना काम कर रहा है, राजनीति अपना काम कर रही है और राजनीतिक तौर पर इतनी तीखी लड़ाई इससे पहले कभी भारत में देखी नहीं गई होगी कि किसी एक चुनाव के वक्त कुछ शब्द कहे गए वह दूसरे चुनाव के वक्त की राजनीति को प्रभावित करने की दिशा में बढ़ रहे हों और सत्ता को यह लगने लगे कि उसकी सत्ता डामाडोल ना हो जाए तो फिर 2019 में बोले गए शब्द 2024 की राजनीति को प्रभावित करें या उस राजनीति को प्रभावित करने के लिए जो राजनीतिक कदम सड़क पर निकले हैं, लोगों के बीच निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन कदमों को किस तरीके से बेड़ियां पहना दी जाए, इस दिशा की सियासत इससे पहले कभी आपने देखी सुनी नहीं होगी। यूं भी मानहानि के मामले में 2 बरस की सजा इससे पहले कभी किसी को नहीं मिली, लेकिन इस बार यह हो रहा है। निचली अदालत से बात पहुंचते पहुंचते हाईकोर्ट तक पहुंची और आज हाईकोर्ट ने जो कहा, जिस रूप में कहा, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। खास तौर से तब जब एक लंबा वक्त फैसले को सुनाने में लगाया गया, जबकि सुनवाई 2 महीने पहले पूरी हो गई थी। बावजूद इसके जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसमें सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है कि अदालत कोई फैसला दे उसके साथ उन केसेस का जिक्र कर दे जिस पर कहीं पर सुनवाई हुई नहीं है, कहीं मामला लंबित पड़ा हुआ है, कहीं पर इन बातों का जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके तो क्या राजनीति इतनी प्रभावित हो चली है जो इस देश को प्रभावित हर तरीके से करना चाहती है? राहुल गांधी को लेकर आज हाईकोर्ट ने जो कहा वो 2 शब्द सुनने लायक है। उनका कहना था कि सजा पर रोक ना लगाना राहुल के साथ अन्याय नहीं है। जब आप फैसला सुनाते हैं तो न्याय अन्याय उस फैसले के भीतर होता है, यह कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर यह कहा जा रहा है तो इसका मतलब है समाज के भीतर एक परसेप्शन बड़ा हो चला है कि राहुल के साथ अन्याय हो रहा है। तो हाईकोर्ट को कहना पड़ा राहुल के साथ अन्याय नहीं है, इस सजा पर रोक ना लगाना। दूसरी बात, सजा पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है और उस नहीं वजह में पुराने 10 केसेस का जिक्र भी किया गया जो अलग अलग अदालतों में हैं, मानहानि से जुड़े हुए हैं और उसके दायरे में संघ परिवार है, सावरकर का जिक्र है या फिर मोदी शब्द का जिक्र है। लेकिन इस तरीके की सजा इससे पहले अगर नहीं हुई तो हमें लगता है एक क्षण के लिए जरा इस बात को समझ लीजिए, क्या 2024 तक इस मामले की गांठ को सियासत और सत्ता इसलिए साधना चाहती है कि उसे लगने लगा है कि अगर इस मामले को चुनाव तक खींच कर ले गए तो फिर लाभ सत्ता को मिल जाएगा और कहा जाएगा कि राहुल गांधी को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। या फिर दूसरी परिस्थिति जो कांग्रेस सोच रही है वह भी सोच रही है, अगर यह मामला 2024 तक खिंच गया और खास तौर से तब जब राहुल गांधी उसके बीच में खड़े हैं पूरे मामले के और उस राहुल गांधी के जरिए समूचा विपक्ष खुद की एकजुटता देख रहा है और कांग्रेस पहली बार राजनीतिक तौर पर समूचे देश में सक्रिय हो रही है, तो राहुल गांधी से जुड़े हुए 10 मामलों का जिक्र करना, राहुल गांधी से जुड़े फैसले को लेकर अन्याय नहीं होने का जिक्र करना। लेकिन क्या ये सारी बातें मौजूदा वक्त में इतनी मौजूद हो चली है कि 2019 के अप्रैल में कहे गए शब्द 2024 की राजनीति को इतना प्रभावित करेंगे? जहां पर राजनीति की दिशा क्या हो और न्यायपालिका किस दिशा में जाए, दोनों एक सरीखे लगे या दोनों अलग अलग लगे, राजनीतिक दल अपने तौर पर समझें। लेकिन हमें लगता है आज एक एक पन्नों को खोलने की जरूरत है, क्योंकि 11 अप्रैल 2019 को कोलार में कर्नाटक के लोकसभा चुनाव के प्रचार के वक्त एक चुनावी रैली जिसमें राहुल गांधी कहते हैं, एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और भी थोड़ा ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी मिल जाएंगे। इसका जिक्र उन्होंने 11 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में किया, उसी कर्नाटक में जहां अब कांग्रेस की सत्ता है। कर्नाटक के लोगों ने सत्ता बदल डाली है, लेकिन आवाज सुनाई दी गुजरात के भीतर में और 2 दिनों के बाद 13 अप्रैल 2019 को गुजरात में बीजेपी के एमएलए पूर्णेश मोदी अदालत पहुंचे, निचली अदालत में,
और उन्होंने दरवाजा खटखटाया ये कहते हुए कि इससे हम आहत हुए हैं क्योंकि हमारे नाम में मोदी शब्द जुड़ा हुआ है और मेरा नाम पूर्णेश मोदी है। 6 मई 2019 को यह मामला सूरत कोर्ट पहुंचा, यानी ध्यान दीजिए बड़ी तेजी से मामला 2019 में सूरत कोर्ट तक पहुंचा। राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि अदालत में पेश नहीं हुए। 16 जुलाई 2019 को राहुल गांधी सूरत की कोर्ट में पहुंचे, 10 दिसंबर 2019 को फिर पहुंचे, 2 बरस तक ब्रेक रहा, 29 अक्टूबर 2021 को फिर पहुंचे, लेकिन कोई बात निकल कर आई नहीं और उस समय तक सिर्फ मोदी शब्द था। लेकिन 3 साल 11 महीने के बाद एक झटके में सक्रिय होती है अदालत और 23 मार्च को सजा सुना देती है और सूरत के सेशन कोर्ट में 2 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि 27 मिनट के भीतर जमानत भी मिल जाती है और फिर 24 घंटे से भी कम वक्त लगता है कि 2:30 बजे 24 मार्च को यानी अगले दिन संसद सदस्यता खत्म कर दी जाती है। 18 दिनों के भीतर राहुल गांधी अपना बंगला, सरकारी बंगला छोड़ देते हैं क्योंकि लोकसभा सचिवालय से उनके यहां पत्र गया था, अब आप संसद सदस्य नहीं रहे तो बंगला खाली कीजिए। यानी फिर आप ध्यान दीजिए 23 मार्च से लेकर जो पहल शुरू होती है उसमें दोबारा रिव्यू पिटीशन एक डालते हैं राहुल गांधी। 25 अप्रैल को फिर हाईकोर्ट जाना पड़ता है क्योंकि निचली अदालत रिव्यू पिटीशन खारिज कर देती है। 25 अप्रैल को हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन आता है और उसके बाद सुनवाई शुरू होती है और 2 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। पहले लिया गया 3 साल 11 महीने, कोई खामोशी पूरी बरती गई और उस दौर में एक शब्द था मोदी का, जिसको लेकर पूर्णेश गांधी अदालत पहुंचे थे। उसके बाद ये 23 मार्च के वक्त में क्यों फैसला आया, उसके लिए एक पन्ना उससे पहले पलटना होगा। पार्लियामेंट के भीतर जब बजट सत्र चल रहा था और उसी समय अडानी कांड सामने आ गया और पार्लियामेंट के भीतर मोदी अडानी भाई भाई के नारे तो पूरे देश ने सुने, लेकिन राहुल गांधी ने जिन सवालों को अडानी और मोदी से जोड़कर रखा, उस पूरे वक्तव्य को संसद की कार्रवाई से हटाने का फैसला ले लिया गया। और जब यह फैसला हुआ तो उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आए, बोलने के लिए आए और उन्होंने अपने वक्तव्य को रोका। लेकिन जब तक वक्तव्य देते रहे लगभग 50-55 मिनट तक, तब तक नारे लगते रहे राज्यसभा के भीतर, मोदी अडानी भाई भाई। सवाल यह है, क्या एक ऐसा मुद्दा इस देश के सामने करप्शन को लेकर उभरा था जिसको लेकर सरकार को यह महसूस हुआ या मोदी सत्ता को यह महसूस हुआ कि दरअसल यह ठीक नहीं। अडानी गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से आते हैं, पूर्णेश गांधी गुजरात से आते हैं, अदालत सूरत की गुजरात में थी, हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन गई, वह भी गुजरात हाईकोर्ट के भीतर गई और उसके बाद 65 दिनों तक हाईकोर्ट ने भी खामोशी बरती। 2 मई को फैसला सुरक्षित रखा और 7 जुलाई यानी आज के दिन यह फैसला सुनाया। इतनी हड़बड़ाहट, इतनी जल्दबाजी, इतना विलंब, इतनी खामोशी, राजनीतिक तौर पर सत्ता के सब कुछ अनुकूल रहता है तो अदालत मामले को बड़ा लंबा खींचती है। हम कह सकते हैं कि कानून तो अपना काम करता है। तो यकीनी तौर पर 3 साल 11 महीने तक तमाम पेशी के बावजूद भी कानून जिस तेजी से काम कर रहा था उसमें 3 साल 11 महीने लग गए, असंभव सी चीज है। और जब रफ्तार पकड़ी तो 40 दिन के भीतर सब कुछ हो गया, फैसला रोक लिया गया और फैसला देने के लिए भी 65 दिनों के बाद का वक्त रखा गया। आज का दिन, आज प्रधानमंत्री मोदी रायपुर और उसके बाद गोरखपुर में होंगे। प्रधानमंत्री जब भी दिल्ली से बाहर जाते हैं उसी वक्त कोई बड़ी चीज का फैसला होता है। वो बड़ी चीज का फैसला जिस दिन होता है उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी बाहर रहते हैं। यह भी कह सकते हैं 2000 के नोट को लेकर भी आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री देश में नहीं थे। लेकिन बहरहाल थोड़ी देर के लिए इन परिस्थिति को जरा अलग छोड़िए, क्योंकि जिन 10 बातों का जिक्र किया गया, 10 फैसलों का जिक्र किया गया, उसमें सारे मामले मानहानि से जुड़े और आईपीसी की धारा 499 और 500 से जुड़े हुए हैं। अगर इसको परखना शुरू करें तो 2014 में संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप, इसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था। एक स्वयंसेवक उठा, उसने मामला दर्ज कराया। भिवंडी कोर्ट, जो महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट है, वहां वो मामला पहुंचा। वहां 1-2 बार जा चुके हैं राहुल गांधी आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत।
हमें लगता है कि संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का जो आरोप का जिक्र राहुल गांधी ने किया, अगर अदालत समझती तो पन्ना पलटती सरदार पटेल ने जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब क्या लिखा था और संघ पर प्रतिबंध क्यों लगाया था। हो सकता है उस दौर का जिक्र अदालत को करना चाहिए, लेकिन अदालत ने सिर्फ यह कहा कि आपके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। तो यह पहला मामला है। उसके बाद 2016 में राहुल गांधी ने जिक्र किया था 16वीं सदी में असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतारा में संघ सदस्यों ने प्रवेश नहीं करने दिया गया था, तो संघ ने कहा हमारी छवि नुकसान पहुंचा है। एक स्वयंसेवक फिर उठा, मामला दर्ज कराया, मामला कोर्ट में है। 2018 में मोदी चोर का शब्द जो बयान था उसको लेकर रांची के सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज किया गया। गौरी लंकेश 2018 में ही की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा राहुल गांधी ने, तो मजगांव स्थित जो शिवड़ी कोर्ट है वहां पर यह मामला चल रहा है और आईपीसी की धारा 499 और 500 यह भी मानहानि का केस है। राहुल गांधी के खिलाफ जो गुजरात में मामला चल रहा है वैसा ही मामला बिहार में चल रहा है जहां पर सुशील मोदी ने जिक्र किया, लखनऊ में चल रहा है जहां पर जिक्र हुआ। यानी ध्यान दीजिए, तो जो ये तमाम मामले लंबित अलग अलग अदालतों में पड़े हुए हैं या जिनका जिक्र हो रहा है, क्या हाई कोर्ट अगर इस मामले पर स्टे दे देता तो एक झटके में वो सारे मामले बेमानी हो जाते, या इन मामलों की छांव तले इस मामले में स्टे नहीं दिया गया, यह भी सवाल है क्या। लेकिन इसके बीच की राजनीतिक लकीर पर अब चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस पूरे वक्तव्य की धारा में 2-3 शब्द ही आपको प्रभावित करेंगे। एक तरफ आरएसएस यानी संघ परिवार है, दूसरी तरफ सावरकर है जो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे और आरएसएस के साथ निकटता का जिक्र तो नहीं करें। यहां स्थिति थी कि सावरकर जब भाषण शानदार तरीके से देते थे तो उस वक्त हेडगेवार जब आरएसएस बना चुके थे तो वह जहां जहां भाषण दिया जाता था और वहां से मजमा हटने से पहले मजमा दोबारा बना रहे तो वहां आरएसएस की बैठक हो जाती थी। यह भी निकटता थी, लेकिन यह अलग मसला है। सावरकर के हिंदू को लेकर जो कट्टरता थी वो हेडगेवार में नहीं थी और शायद इसीलिए दो रास्ते अलग अलग थे। लेकिन बावजूद इसके मौजूदा वक्त में संघ परिवार के भीतर सावरकर एक राजनीतिक टूल के तौर पर आ चुका है, क्योंकि संघ राजनीतिक कैडर में तब्दील हो चला है इस दौर में। शायद इसीलिए अब स्वयंसेवक कहें या बीजेपी के कैडर के तौर पर आरएसएस को देखें, यह भी समझे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं समझती है या बीजेपी नहीं समझती है या देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझती है, सब समझते हैं। तो कहीं ना कहीं विचारधारा से चीजें आकर जुड़ रही है, जिसका जिक्र कांग्रेस कर रही है कि यह तो विचारधारा की लड़ाई है, और दूसरी तरफ कानूनी जिक्र जब बीजेपी कर रही है कि देखिए कानून अपना काम कर रहा है, तब यह सवाल बड़ा होता है कि कानून जब अपना काम करता है तो उसमें जब ढीलापन होता है और जो रफ्तार होती है वो सत्ता के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर क्यों होती है। यह एक सही बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के मुताबिक चीजों की व्याख्या करता है, परिभाषित करता है, उसका काम ही यही है। और वहां पर यह मामला कितने मिनट टिक पाएगा, शायद इसके लिए इंतजार सुप्रीम कोर्ट के उस सुनवाई का करना होगा। लेकिन तब तक मामला हाई कोर्ट तक लेकर आते हैं, तो क्या यह माना जाए कि हाई कोर्ट दरअसल जो फैसले देते हैं या लोअर कोर्ट जो फैसले देते हैं, लोअर कोर्ट अपने दायरे में फैसला देता है, हाई कोर्ट अपने दायरे में फैसला देता है और सुप्रीम कोर्ट का एक अपना अलग दायरा है। तो हर कोर्ट के उलट दूसरा मामला हो सकता है। और गुजरात के भीतर 2022-23 को अगर आप परखना शुरू करें तो जितने मामले हाई कोर्ट में गए लोअर कोर्ट से उठकर लगभग उसमें 42% मामले पलट गए। हाई कोर्ट से जितने मामले सुप्रीम कोर्ट तक आए, बड़े कम मामले आए हैं, लेकिन जिस पर जो फैसला हो पाया उसमें फिलहाल 18% मामले पलटे जा चुके हैं। लेकिन एक क्षण के लिए फिर लौटिए उस सियासत, उस प्रक्रिया को लेकर जिसका जिक्र यहां पर जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी इस दौर में राजनीतिक केंद्र में है और कांग्रेस चाहे अनचाहे कर्नाटक चुनाव के बाद, कर्नाटक का हमको बार बार जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है कि जिस कोलार में ये शब्द बोले गए उस कोलार में बीजेपी चुनाव हार गई।
जिस कर्नाटक में इन शब्द को बोला गया और जिस कर्नाटक से किसी को खड़े होना था, वहां पर बीजेपी हार गई। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक यह फैसला नहीं आया था, यानी सजा नहीं सुनाई गई थी, तब तक सिर्फ मोदी शब्द का जिक्र था। लेकिन एक झटके में जैसे ही फैसला आया, राजनीतिक तौर पर इसे ओबीसी के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। यानी मोदी ओबीसी के हैं और इस देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं, इसका जिक्र तो कई बार कई मौकों पर हुआ है। तो क्या राजनीतिक तौर पर ओबीसी वोट बैंक को साथ लेने के लिए मोदी शब्द, जो लगभग 4 साल तक सिर्फ मोदी शब्द भर रहा और मोदी सरनेम रहा, उसको एक बड़े व्यापक दायरे में लाकर ओबीसी के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। और आज जब हाईकोर्ट फैसला देने की स्थिति में आ गया था, तो सुबह से ही दर्जनों मोदी खड़े हो गए हाईकोर्ट के बाहर और कैमरे के सामने आकर कर रहे थे, हाँ हमारा नाम भी मोदी है और हम बहुत परेशानी महसूस करते हैं जब राहुल गांधी इस तरीके से कहते हैं। यह एक अच्छी बात नहीं है कि आप समाज में घृणा पैदा कीजिए और एक दूसरे समुदाय को खारिज करने की स्थिति में आइए और उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, चोर शब्द का इस्तेमाल कीजिए, यह सही नहीं है। इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया के एक एक परिस्थिति को अगर समझेंगे तो जब कोई ऐसी राजनीतिक शख्सियत कानून के दायरे में हो और कानून की पूरी कार्रवाई राजनीतिक शख्सियत को प्रभावित कर रही हो और राजनीति को प्रभावित कर रही हो, तो फिर कानून का हर फैसला राजनीति के अनुरूप हो जाता है या राजनीति को प्रभावित करते हुए राजनीति उसे अपने अनुरूप बना लेती है। यही हो रहा है इस वक्त मानहानि केस को लेकर। क्योंकि यह मत पूछिएगा कि यह मानहानि के मामले में इससे पहले कभी कोई सजा हुई है या नहीं हुई है। और पॉलिटिशियंस का जब आप जिक्र कीजिएगा तो दर्जनों पॉलिटिशियंस इस दौर में निकल कर आएंगे जिन पर मानहानि का केस ठोका गया। उसमें एक नाम तो कोई भी ले सकता है, अरविंद केजरीवाल का, जिनके ऊपर हर बड़े नेता ने मानहानि का केस ठोका था, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे नितिन गडकरी हो। कई और नाम भी हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, लेकिन माफी मांग ली गई, चीजें खारिज कर दी गई। यहां कहा गया कि माफी राहुल गांधी नहीं मांगते हैं। राहुल गांधी उसको विचारधारा से जोड़ते हैं, राहुल गांधी उस पर राजनीति साधते हैं। और कांग्रेस बहुत साफ तौर पर कहती है कि जिस विचारधारा के तहत इस देश में लोकतंत्र को खत्म किया गया, तो विचारधारा सिर्फ ऐसी नहीं है कि कोई किताबी चीज हो। लोकतंत्र का मतलब बहुत साफ है कि इस देश के भीतर के संवैधानिक स्तंभ जो हैं उनको धराशायी किया गया है। इसलिए इस लड़ाई के दायरे में आरएसएस और सावरकर का जिक्र तो होगा ही और प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र भी होगा, क्योंकि गवर्नेंस उन्हीं के हाथ में है, सत्ता वही संभाले हुए हैं। आखिर के 3-4 बड़े सवाल। पहला सवाल, क्या कांग्रेस में अभी भी यह हिचक बनी हुई है कि राहुल गांधी सरनेम के मामले में जो 2 बरस की सजा है उसको कानूनी तौर पर लड़ा जाए या राजनीतिक तौर पर हथियार बनाया जाए, या दोनों माध्यम एक साथ चले? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी को यह लगने लगा है कि सरनेम पर राहुल गांधी को जो सजा हुई है उससे राहुल गांधी की जो छवि भारत जोड़ो यात्रा के वक्त से जो निखर कर आई है और राजनीतिक तौर पर समूचा विपक्ष उनके साथ आकर खड़ा हुआ है, तो क्या यह सजा और सरनेम के शब्द के आश्रय मानहानि का मतलब उनकी उस पूरी छवि को खत्म कर सकता है? तीसरा सवाल, क्या इस पूरी प्रक्रिया में निजी तौर पर राहुल गांधी जिस राजनीति को साध रहे हैं वह उस रियल पॉलिटिक्स से दूर हैं जिसे नरेंद्र मोदी या तमाम राजनीतिक दल अभी तक भारत में चुनाव जीतने के लिए अपनाते रहे? और राहुल गांधी ने एक कठिन रास्ता चुन लिया है जहां पर वो बताना चाहते हैं कि भारत के भीतर में लोकतंत्र का खत्म होना और नफरत का फैलना और राजनीतिक घृणा के जरिए राजनीतिक तौर पर किसी को प्रताड़ित करना, कभी कानून और संस्थानों के आश्रय, तो उससे लड़ने के लिए कम से कम अपनी बातों पर टिके रहना होगा, डिगना नहीं होगा। क्या राहुल गांधी यह सोच चुके हैं? और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ये तमाम परिस्थितियां धीरे धीरे 2024 की दिशा में बढ़ चुकी है?
क्योंकि राहुल गांधी पर जो सजा का सुनवाई की शुरुआत होती है वो अडानी कांड के बाद होती है, और पार्लियामेंट के भीतर से राहुल गांधी की सदस्यता जब रद्द होती है तो उससे पहले आखिरी भाषण अडानी के साथ मोदी के क्या संबंध हैं, राहुल गांधी इसका खुले तौर पर जिक्र करते हैं, और इन्हीं बातों का जिक्र वह लंदन और अमेरिका में जाकर करते हैं। तो क्या राजनीतिक तौर पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता एक ऐसे कटघरे में फंस गई है जहां अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कानूनी तौर पर पहल की जाए या राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए, और कानून अपने तौर पर कह रहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं तो राजनीति की दिशा जो भी हो उसको हम देखेंगे नहीं, तो इन सारी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा? शायद इस दिशा का इंतजार हर कोई कर रहा होगा। लेकिन ये जो 3-4 सवाल हैं वो शायद इस देश के उस अतीत की राजनीति को उभारते हैं जिसमें कोई नेता अगर जेल चला जाए तो उसके बाद नारा एक ही लगता है, जेल का ताला टूटेगा और सत्ता गद्दी से गायब होगी। ये नारा जॉर्ज फर्नांडिस के वक्त भी लगा था जब इंदिरा गांधी ने जॉर्ज को जेल में डाल दिया था, और इसका जिक्र कई मौकों पर कई तरीके से कितने नेताओं ने किया। एक खास तौर से किताब आखिर में आपको हम दिखाना चाहते हैं। यह किताब जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर लिखी गई है, उनके ऊपर बायोग्राफी है पूरी की पूरी। ये जॉर्ज की जो किताब है इसमें लगभग 6 राष्ट्रीय नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है कि जेल में किसी नेता के जाने का मतलब उसके राजनीतिक कद को उस दौर की राजनीति से बड़ा कर देना है, और शायद मौजूदा वक्त में यह सरकार के सामने सवाल है कि सजा तो हो गई, उसके बाद जेल में राहुल गांधी को कौन डालेगा, और अगर डाल देगा तो फिर सत्ता नीचे से खिसक जाएगी। इसका अंदेशा भी क्या मौजूदा मोदी सत्ता को होने लगा है, और क्या मोदी और अमित शाह ने एक बड़ी भूल तो नहीं कर दी सियासी तौर पर इसे जिस तरीके से तूल बना दिया? क्योंकि यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा उसके बाद की राजनीति और सुप्रीम कोर्ट का फैसला शायद भारत की सियासत को डामाडोल स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। इसका अंदेशा सत्ता को होने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।